नमस्कार भाई और बहनों, मेरा नाम संजय कुमार है। मैं एक कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और चित्रकार हूँ। ये जो चित्र आप ऊपर देख रहे हैं, ये मैंने बनाया हुआ है। और मैं आज आपके सामने अपनी एक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस कहानी का शीर्षक है एक गांव की औरत। ये कहानी मैंने बहुत वर्ष पहले लिखी थी। अभी ये कहानी प्रकाशित नहीं हुई है। कुछ दिनों बाद ये प्रकाशित हो जाएगी। प्रकाशित होने से पहले ये इंटरनेट पे आ रही है। और अब मैं आपके समक्ष अपनी कहानी को प्रस्तुत कर रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है एक गांव की औरत। दिलाऊ गांव की रहने वाली थी। वह एक सीधी सादी महिला थी। वह सच्चे अर्थों में जमीन से जुड़ी हुई महिला थी। उसने अपने जीवन में कभी भी कोई अपराध नहीं किया था। उसे ईमानदारी की रोटी खाने की आदत थी। उसे हमेशा सिर्फ विकास से लगाव था और विकास ही उसके जीवन का लक्ष्य था। उसे बेईमानी और अपराध से घृणा थी। वैसे भी भारत का किसान विश्व का एक अद्भुत प्राणी है। उसे सिर्फ परिश्रम से प्यार होता है। दिलाऊ के घर से पुलिस स्टेशन करीब 1 घंटे की दूरी पर था। उसने तांगा किया। तांगे पर कई लोग थे। दिलाऊ के साथ उसका बेटा और पति भी था। जैसे ही वो लोग तांगे पर बैठे, वैसे ही तांगा एक तरफ झुक गया और तांगे में से एक बड़ी ही विचित्र सी ध्वनि निकली, जो कि बहुत ही खराब सी थी। कुछ देर बाद तांगे वाले ने अपने घोड़े की लगाम को खींचा। घोड़ा जवान, मोटा और तगड़ा था। उसने अपना सिर ऊंचा किया और पैरों से तेजी से जमीन पर पटका और बड़ी तेजी से आगे की तरफ चल दिया। घोड़े के गले में घुंघरू बंधे हुए थे। दौड़ते वक्त घुंघरू बड़ी ही मधुर ध्वनि से बज रहे थे। जिस सड़क पर तांगा चल रहा था, उस सड़क के दोनों तरफ पेड़ लगे हुए थे। पेड़ की छाया सड़क पर पड़ रही थी और तांगे पर भी पड़ रही थी। पेड़ की छाया जब तांगे पर पड़ती थी, तब कुछ देर के लिए छाया दिलाऊ के सर पर भी पड़ती थी। उस वक्त दिलाऊ को ऐसा लगता था कि जैसे पेड़ उसे एक बुजुर्ग की तरह से आशीर्वाद दे रहे हों। कुछ देर बाद तांगा और आगे चला। फिर तांगा जब पुलिया पर गया तो तांगे पर बैठे हुए सभी लोगों को बहुत जोर से झटका लगा और घोड़े के गले में बंधे हुए घुंघरू तेजी से झनझना पड़े। बरसाती नाले की धारा गति की आशा का गीत गा रही थी। फिर थोड़ी देर बाद तांगा गोदाम पर पहुंच गया तो वहां पर भी कई तरह के पेड़ लगे हुए थे। सारे पेड़ दिलाऊ को देख रहे थे, जैसे वो पेड़ उसे वर्षों से जानते हो। गोदाम के बगल में एक बरसाती नाला बह रहा था, जहां पर बहुत पुराने आम के पेड़ थे। वे आम के पेड़ कितने पुराने थे, ये कोई नहीं जानता था, क्योंकि दिलाऊ के ससुर ने भी कहा था, ये पेड़ तो मैं बचपन से ही ऐसे ही देख रहा हूँ और ये पेड़ कितने पुराने हैं, इसे कोई नहीं जानता है। सड़क पर बहुत से गड्ढे बने हुए थे। जब तांगे के पहिए गड्ढे के ऊपर से गुजरते थे तो तांगे पर बैठे हुए लोगों को बहुत जोर से झटका लगता था। सड़क पर बहुत घटिया सामग्री लगी हुई थी, इसलिए सड़क बहुत जल्दी से खराब हो जाती थी। सड़क बनाने वाले ठेकेदार, अधिकारी और नेता परम पशु और परम राक्षस होते हैं। उन्हें सिर्फ पैसे से प्यार होता है। पैसे के लिए वो देश, जनता और देश किसान तीनों को बेच देते हैं। लेकिन दिलाऊ को उम्मीद थी कि जल्द ही भारत की किस्मत चमकेगी। जैसे प्राचीन काल में भारत सोने की चिड़िया था और भारत विश्व का सबसे धनी देश था, वैसे ही कुछ दिनों बाद भारत एक विकसित देश बन जाएगा। तब परम भ्रष्ट नेता, परम भ्रष्ट अधिकारी जेल में जाकर चक्की पीसेंगे।
कुछ देर बाद तांगा गोदाम से आगे बाजार में पहुंच गया। वहां पहुंचकर तांगे वाले ने घोड़े की लगाम को खींचा। रुकने के बाद घोड़े ने तेजी से अपना सिर हिलाया और जोर से अपनी नाक से हवा निकाली। तांगे वाला तांगे से नीचे उतर गया और उसने दुकान से बीड़ी खरीदी। वह बीड़ी के बंडल में से बीड़ी निकाल ली उसने। फिर बीड़ी के बंडल में से बीड़ी निकाली। फिर अपनी जेब में से माचिस निकाली, माचिस में से तीली निकाली। तब तीली को जलाकर बीड़ी को उसने जलाया, पर बीड़ी जली नहीं। तांगे वाला थोड़ा सा दुखी हुआ। उसने दोबारा प्रयास किया, दोबारा तीली जल गई। फिर उसने बीड़ी को सुलगाया और एक तेज कस लगाकर बीड़ी पीने लगा। बीड़ी पीते हुए उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वह अमृत पी रहा हो, पर उसे नहीं पता था कि जिसे वह अमृत समझकर पी रहा है वह उसके शरीर और स्वास्थ्य के लिए जहर से भी ज़्यादा खतरनाक है। वह समझता था कि बीड़ी पीने से उसे कुछ भी नुकसान नहीं होगा। उसकी जेब में सिगरेट की पैकेट भी भरी पड़ी थी। ऐसा लग रहा था वह पानी बड़े चाव से खाता था, शायद कभी कभी शराब भी पी लेता था। उसे नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें जहर से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। इन सब से पैसा और शरीर दोनों खराब हो जाता है। थोड़ी देर बाद तांगा गोदाम से आगे चल पड़ा। गोदाम के बाद तांगा एक लकड़ी की दुकान की तरफ गया। लकड़ी की दुकान पर एक युवा लड़के ने खोल रखी थी। वह लड़का एक किसान का बेटा था। वह किसान जीवन की समस्याओं से पराजित हो गया था। उसने जीवन के संघर्षों से हार मान ली थी। वह किसान ना तो स्कूल जाकर पढ़ा था, न ही स्कूल छोड़ने के बाद पढ़ा था। उसका जीवन अभावों और संकटों से भर गया था। उसके पास न तो रोटी थी, न ही कपड़े लत्ते थे। उसके एक लड़के ने लकड़ी की दुकान खोली हुई थी, तो दूसरे लड़के ने मिठाई की दुकान खोली हुई थी। दोनों लड़की की दुकानें खूब चलती थी। इस तरह दोनों लड़कों की कमाई से किसान की हालत बहुत अच्छे हो गए थे। थोड़ी देर बाद तांगे वाला आगे बढ़ा। फिर कुछ देर बाद कलवारी का गांव आया। वहाँ पर बहुत बड़ी बाग थी। बाग में बहुत से पक्षी बोल रहे थे। सारे पक्षी मनुष्य की समस्याओं को देख रहे थे और उसे समझ रहे थे और फिर अपनी समस्याओं को भी हल करने का प्रयास कर रहे थे। तांगा तेजी से आगे बढ़ रहा था। कुछ देर बाद शेरवा बाजार आया। शेरवा बाजार के बाद एक के बाद दूसरे गांव आ रहे थे। कुछ देर बाद सिकरारा पुलिस स्टेशन आ गया। दिलाव ने तांगा रुकवाया। फिर वह तांगे से नीचे उतर गई। फिर उसका पति और बच्चा भी नीचे उतर गया। कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन आ गया। पुलिस स्टेशन बाहर से तीर वाले नृत्य की मुस्कान की तरह लग रहा था। उसके बाहर कोई हवलदार खड़ा नहीं था। पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग बहुत पुरानी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह बिल्डिंग अंग्रेजों के शासनकाल में बनाई गई थी और वास्तव में ऐसा ही था। अभी जो पुलिस स्टेशन अंग्रेजों के शासनकाल में बनाए गए थे, उन्हें ज्यों का त्यों स्वतंत्रता के बाद सरकार ने कब्जे में करके उसे राज्य सरकार की पुलिस के लिए उपयोगी बना दिया था। पुलिस स्टेशन के बाहर कोई भी गमला नहीं था और न ही कोई सजावटी सामान था। वह पुलिस स्टेशन लोगों की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, पर उस वक्त गुंडों और डाकुओं के लिए पनाहगाह बन गया था। पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग पर सफेदी की गई थी। ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर हर साल सफेदी होती थी। पुलिस वालों ने जो हथियार लिए हुए थे वे बहुत पुराने पड़ गए थे, जबकि मार्केट में नए तरह के हथियार आ गए थे। पर पुलिस वाले पुराने हथियारों से काम चला रहे थे। जिन अपराधियों से पुलिस वाले लड़ते थे वो आधुनिक हथियारों का प्रयोग करते थे। जब नए और पुराने हथियारों का सामना होता था तो नए हथियार पुराने हथियारों पर भारी पड़ते थे। दिलाऊ का एक भाई सेना में सैनिक था। वह अपनी बहन को सेना और सेना के हथियारों के बारे में खूब जानकारी देता था, इसलिए उसे सेना के हथियारों की अच्छी जानकारी हो गई थी। जब भी कोई नया हथियार बाजार में भारत में या अन्य देशों में बनता था तो दिलाऊ के भाई को उसके बारे में पता चल जाता था। कुछ दिनों बाद जब वह छुट्टी के वक्त अपने भाई के गांव में आता था तो अपनी बहन को भी नए हथियारों के बारे में जानकारी देता था। इस तरह दिलाऊ बहुत ही जागरूक महिला बन गई थी। कुछ देर बाद वह, उसका पति, उसका बेटा पुलिस स्टेशन के अंदर चली गई। वह अपने जीवन काल में पहली बार पुलिस स्टेशन के अंदर आई थी। उसे पता था कि ज़्यादातर पुलिस वाले एक नंबर के भ्रष्ट होते हैं।
जब वो पुलिस स्टेशन के अंदर गई तो उसने देखा कि एक मेज के बगल में कुर्सी पर एक पुलिस वाला एक रजिस्टर लेकर बैठा हुआ था। वह उन लोगों को खंजरधारी और तलवारबाज गिद्ध की तरह देख रहा था। वह हर मनुष्य को गिद्ध की तरह देखता था। दिलाऊ को देखकर उसने उसे बैठने का इशारा किया। फिर दिलाऊ, उसका पति, उसका बच्चा तीनों कुर्सी बैठ गए। बैठ जाने के बाद दिलाऊ से पुलिस वाला ने एक प्रश्नवाचक चिन्ह में से अपनी समस्या को बाहर निकालकर बोला, बोलो क्या बात है। फिर दिलाऊ प्रश्नवाचक चिन्ह के बिल्कुल पास में अपनी बात को रखकर बोली, मेरा एक पड़ोसी है जिसका नाम शोभनाथ है। वह मुझे बहुत परेशान करता है। मैंने उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, पर फिर भी वह मुझसे झगड़ा करता रहता है। इंस्पेक्टर साहब, आप उसे गिरफ्तार कर लो क्योंकि वह एक अपराधी है। दिलाऊ की बात सुनकर पुलिस वाला कुछ देर तक सोचता रहा। फिर वह प्रश्नवाचक चिन्ह में से स्पष्टता को बाहर निकालकर बोला, पुलिस को आपने क्या पागल समझ रखा है क्या? सिर्फ आपके बयान से हम शोभनाथ को गिरफ्तार नहीं कर सकते। इसके लिए हमें ठोस सबूत चाहिए। हम लोग सारे मामले की जांच करेंगे, इसके बाद हम कोई कार्रवाई करेंगे। वैसे आप महिला हो, हम पुलिस वाले महिलाओं का सम्मान करते हैं। जनता की सुरक्षा करना ही हमारा फर्ज है। पूरे मामले की जांच करने के बाद हम लोग आपकी पूरी सुरक्षा करेंगे और अगर शोभनाथ दोषी पाया गया तो उसे गिरफ्तार कर लेंगे। आप चिंता मत करो, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। जिस अंदाज में पुलिस वाला बोल रहा था उससे तो ऐसा लग रहा था कि पुलिस वाला बहुत शरीफ आदमी है। उसने सोचा कि शायद उसका काम बन जाएगा। फिर वह प्रश्नवाचक चिन्ह में से स्वीकृति को बाहर निकाल कर बोली, ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आप जांच कर लो। जांच करने के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ये कहकर वह वहाँ से चली गई। साथ साथ उसका पति और बेटा भी चला गया। इस तरह मित्रों, मेरी ये कहानी समाप्त होती है। मुझे आशा है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। भारत माता की जय। वंदे मातरम। भारत अमर रहे, भारत के लोग अमर रहे, भारत विकास करता रहे। नमस्कार।